हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रासमैप काइनेज पाथवे को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आरटीके के रोल को भी देखेंगे कैंसर डेवलपमेंट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल सिग्नलिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा है, तो उसी क्रम में आज हम लोग रासमैप पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रासमैप पाथवे का फंक्शंस हम लोग देखते हैं। इसका फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करता है सेल के प्रोलिफरेशन को, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, सेल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, ठीक है। और जब सेल जो है G1 फेज से S फेज में इंटर करती है, ठीक है, तो वहाँ पर रासमैप पाथवे अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। सेल सर्वाइवल और उसके स्टिमुलेशन और सेल डिवीजन और सेल प्रोलिफरेशन, ये सारे रासमैप पाथवे का फंक्शन है। तो रासमैप पाथवे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन आते हैं, जैसे कि मैप काइनेज, ठीक है, जिसको हम लोग मीटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बोल सकते हैं, ठीक है। ERK, ERK को हम लोग एक्स्ट्रासेलुलर लिगेंड रेगुलेटेड काइनेज बोल सकते हैं, ठीक है। और राफ राफ को हम लोग रास एसोसिएटेड फैक्टर बोलते हैं। तो ये सारे काम करते हैं हमारे रासमैप पाथवे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पाथवे को डिस्कस करते हैं। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, आरटीके रिसेप्टर, ठीक है। आरटीके रिसेप्टर पे जैसे या उसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलता है सिग्नल, तो क्या हो जाता है, वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है। फॉस्फोराइलेट वो कैसे होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ठीक है। और कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, उसके कैटेलिटिक डोमेन पे और उसके नॉन कैटेलिटिक डोमेन पे, ठीक है। तो नॉन कैटेलिटिक डोमेन पे फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वहाँ पर एक प्रोटीन बाइंड होता है जिसको हम लोग GRB2 बोलते हैं। और ये GRB2 किससे बाइंड होता है, SH2 डोमेन के साथ, ठीक है। जैसे ही GRB2 वहाँ बाइंड होता है, उससे एक और प्रोटीन जुड़ता है, SOS। SOS जो है वो गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, GEF, ठीक है। SOS क्या करता है कि जो रास प्रोटीन है जो कि इनएक्टिवेटेड स्टेट में है, GDP बाउंड है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। सोस क्योंकि GEF है, हाँ, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, इसीलिए रास को GDP फॉर्म से GTP फॉर्म में ले आता है। तो इस तरह से रास एक्टिवेट हो जाती है। रास एक प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है जिसको हम लोग राप बोलते हैं, MAPK, ठीक है। राप जो है सेरिन थ्रियोनिन काइनेज है। राप वहाँ पर एक और प्रोटीन के साथ एसोसिएट होती है जिसको हम लोग मैक बोलते हैं। इसमें MAP डबल K
और मैक जो है ERK के साथ एसोसिएट होती है, MAPK। तो हमारा जो मैक है वो डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेज है, क्योंकि ये क्या करता है, दो जगह पे फॉस्फोराइलेट करता है ERK को, और ERK जो है टायरोसिन काइनेज है। इन तीनों प्रोटीन को KSR स्कैफोल्ड प्रोटीन पकड़े हुए रहती है, ठीक है। देखो राफ जो है मैक को फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है, और मैक जो है ERK को दो जगह पे फॉस्फोराइलेट करता है, टायरोसिन 185 और थ्रियोनिन 183 पे, ठीक है। तो जैसे ही मैक जो है ERK को फॉस्फोराइलेट करता है, फॉस्फोराइलेशन के बाद ERK जो है अलग हो जाता है वहाँ से, ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट है। तो देखो ERK क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद ये इंटर करता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, उसके बाद ERK जो है वो क्या करता है, वहाँ पे एक और प्रोटीन रहती है जिसका नाम है ELK1, ELK को फॉस्फोराइलेट कर देती है। तो ELK जो फॉस्फोराइलेट होने के बाद वहाँ पे एक जगह रहता है SRE, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट, वहाँ पे रिक्रूट करता है एक प्रोटीन को जिसको हम लोग बोलते हैं SRF, ठीक है। SRF बोले तो सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर, ठीक है। जैसे ही SRF रिक्रूट होता है वहाँ से टारगेट जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, और ये टारगेट जीन का एक्सप्रेशन शुरू होता है। ये कौन कौन से जीन होते हैं, OCT होते हैं, जून होते हैं, फॉस होते हैं, सीमिक होते हैं, ठीक है। जब इनका एक्सप्रेशन होता है तो साइक्लिन डी और साइक्लिन ई का सिंथेसिस होता है, और जैसे ही साइक्लिन डी और साइक्लिन ई का सिंथेसिस होता है हमारा जो सेल है वो प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, G1 फेज से OS फेज में चला जाता है हमारा सेल, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा रास में पाथवे। पूरे सिग्नल को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमारा RTK रिसेप्टर प्रेजेंट है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सिग्नल ग्रुप में जैसे ही आती है तो क्या होता है, रिसेप्टर का ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो जाता है कैटालिटिक साइट और नॉन कैटालिटिक साइट पे। नॉन कैटालिटिक साइट पे GRB2 प्रोटीन आकर के बाइंड होती है SH2 डोमेन के साथ। जैसे ही GRB2 आती है वहाँ पर SOS एसोसिएट हो जाता है GRB2 के साथ। SOS जो है गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, वो क्या करता है, रास को GDP से GTP फॉर्म में ले जाता है। रास जैसे ही GTP फॉर्म में आती है एक्टिवेट हो जाती है और राफ के साथ जुड़ जाती है। राफ जो है मैक और ERK के साथ जुड़ जाता है और तीनों प्रोटीन को KSR स्कैफोल्ड प्रोटीन पकड़े हुए रहती है, ठीक है। राफ जो है वो मैक को फॉस्फोराइलेट करता है और मैक ERK को फॉस्फोराइलेट करता है। ERK जैसे ही फॉस्फोराइलेट होती है ERK डिसोसिएट हो जाती है वहाँ से और न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। न्यूक्लियस के अंदर वो क्या करती है, ELK को फॉस्फोराइलेट करती है। ELK क्या करता है, SRE सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट को सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट पे SRF सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर को रिक्रूट करता है। जैसे ही इसका रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे टारगेट जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है, फोस जून सीमिक, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जैसे ही होता है साइक्लिन डी और साइक्लिन ई का सिंथेसिस होता है। साइक्लिन डी और ई का सिंथेसिस होने पे वहाँ पर सेल का प्रोलिफरेशन होता है और G1 फेज से S फेज में चली जाती है। तो ये पूरा था RTK पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया होगा तो रिपीट करके इसको दोबारा से देखिएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस क्या है जीपीसीआर और आरटीके के सिग्नलिंग में। ठीक है, देखना जीपीसीआर में सिग्नल का एम्पलीफिकेशन होता है। सिग्नल का एम्पलीफिकेशन बोले तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिग्नल जैसे ही किसी प्रोटीन को मिलती हो उससे ज़्यादा सिग्नल प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसटॉक भी होता है। साइटोसोल में सिग्नल एक से ज़्यादा प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर सकती है और सिग्नलिंग यहाँ पर स्लो होती है। बट आरटीके में ऐसा नहीं होता, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। एक सिग्नल जब किसी प्रोटीन को मिलती है तो उससे ज़्यादा सिग्नल नहीं वो एम्पलीफाई करती है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसटॉक भी नहीं होता है, एक सिग्नल जो है सिर्फ एक प्रोटीन को एक्टिवेट करती है और यहाँ पर जो सिग्नलिंग है फास्ट होती है जीपीसीआर से। अब देखते हैं हमारा जो कैंसर है वो आरटीके पाथवे के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखना कि हमारा जो आरटीके पाथवे यहाँ पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, राफ प्रोटीन, मैक, ईआरके प्रोटीन, ELK1, सीमिक, जून, फॉस, ये सारे यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं आरटीके पाथवे में। ठीक है, और अगर इनमें किसी में भी गेन ऑफ फंक्शन डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, उस सेल को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है अगर किसी में भी यहाँ पर डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया है। डोमिनेंट म्यूटेशन बोले तो गेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रोटीन जो हैं ऑन्कोजीन्स हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये सारे प्रोटीन्स क्या हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन। ये क्या करते हैं, सेल के प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखना कि इस सेल में दो तरह के जीन होते हैं, एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन और एक होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन वाला म्यूटेशन हो जाता है तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है प्रोटो ऑन्कोजीन, उसमें अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो सकता है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी यूनिट में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिपीट करके देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रास में पाथवे। इससे क्वेश्चंस हर बार रहते ही रहते हैं CSIR नेट में भी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और रिवाइज़ कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह लेक्चर्स चलते रहें सेल सिग्नलिंग के लिए। आप हमेशा जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सो थैंक यू।